Hey everyone, so this is our part 2। तो जल्दी से रिकैप दे देते हैं। अभी तक हम लोगों ने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डिस्कशन कर ली कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि हमने उसकी फैक्टर्स पढ़े, उसकी कंडीशंस पढ़े। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन हमारी इक्वल रहती है। इसकी कंडीशंस क्या है, क्लोज सिस्टम्स हैं, कांस्टेंट आरटीपी है। फिर हमने फैक्टर्स डिस्कस किए जिसपे क्या क्या इफेक्ट आएगा अगर ये फैक्टर को हम लोगों ने चेंज किया। तो बेसिकली हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके देखा कि इक्विलिब्रियम क्या करेगा। हमने टेम्परेचर डिस्कस किया, हमने कंसंट्रेशन डिस्कस की, हमने प्रेशर डिस्कस किया, हमने कैटलिस्ट डिस्कस की, और यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का काम क्या है हमारा कि हम लोगों के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा एक और पार्ट होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये इक्वेशन से सारी चीज़ समझाई थी। ये एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ और आप लोगों को मैंने यही समझाई थी और इसी से रेफरेंस दे के मैंने पढ़ाया था। ऊपर एज यू कैन सी, हम ऊपर अगर कंसंट्रेशन पे जाएं तो मैं ये इक्वेशन बार बार यूज़ कर रहा था। ये इक्वेशन क्या होती है मैंने आपको उस वीडियो में भी मेंशन की थी। दिस इज आर, ये हमारी है एमोनिया गैस प्रिपरेशन की इक्वेशन। दिस इज क्या है, एमोनिया गैस की प्रिपरेशन की इक्वेशन, और इसको हम लोग हेबर प्रोसेस कहते हैं। तो हम लोग क्या करने लगे आज का काम, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया गैस ये अमोनिया गैस होती है एंड इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है कि सबसे पहले हमारे पास ये है कि हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, आती कहाँ से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड, बल्कि कैन क्या है ही ऑब्टेन्ड, सो आर ऑब्टेन्ड from natural gas, एंड एयर। एयर के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन होती है और नेचुरल गैस में भी होती है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन हमारे नेचुरल गैस और एयर से हो जाती है। और हम लोगों ने कहा कि इस रिएक्शन की डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारी फॉरवर्ड एक्सो है और रिवर्स एंडो है। अच्छा, अब हेबर प्रोसेस को टेक प्लेस करने के लिए हमारे पास कंडीशंस है। तीन कंडीशंस हैं। कंडीशंस, सबसे पहली कंडीशन है जिसके अंदर हेबर प्रोसेस काम करता है। सबसे पहली है कि हमारे पास कैटलिस्ट यूज होगा, और कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा, Fe। आयरन विल बी यूज्ड एज कैटलिस्ट, और अंडर द प्रेजेंस ऑफ आयरन हमारे पास अमोनिया गैस प्रिपेयर होती है। सबसे पहली कंडीशन नंबर 1। नंबर 2, हमें 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और थर्ड कंडीशन, हमारे पास 200 एटीएम पे प्रेशर चाहिए होता है, इज रिक्वायर्ड। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हमारी कंडीशंस। हम लोग ने इधर ही अपनी, एक दफा मैं इक्वेशन एक दफा फिर से लिख देता हूँ इधर, कि इट इज N2 plus 3H2. It is a reverse reaction which will give us NH3 ammonia gas, और ये डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा फॉरवर्ड एक्सो होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेम्परेचर पे बात करेंगे। कि हमारा 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों है। अच्छा, मैंने आप जब भी ये बात करता हूँ ना 450 या ATM, ये कुछ, दीज आर ऑल कॉम्प्रोमाइज्ड। ये कॉम्प्रोमाइज्ड टेम्परेचर है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड प्रेशर है। ये क्यों है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, टेम्परेचर, तो हम कहते हैं कि अ हायर टेम्परेचर वुड फेवर द रिवर्स रिएक्शन, मतलब
हमने क्या पढ़ा था रूल्स में, लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, हाई टेम्परेचर हमेशा एंडो को फेवर करता है, चाहे रिवर्स हो या फॉरवर्ड हो, लेकिन इस केस के अंदर it would favor the reverse side as it is endothermic, so a higher yield of reactants would be made, a higher yield of reactants would be made. अब इधर I know आप लोगों का सवाल सबसे पहला यही आएगा कि अगर हायर टेम्परेचर एंडो को फेवर करेगा, हायर टेम्परेचर एंडो को फेवर करेगा और हायर यील्ड रिएक्टेंट्स की बन रही है, तो इससे इससे हमें क्या फायदा होगा, हमने 450 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया इतना हाई, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, लोअर टेम्परेचर हमेशा एक्सो को फेवर करता है, लोअर टेम्परेचर हमेशा एक्सो को फेवर करता है, तो हमने लोअर टेम्परेचर क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर हम लोग लोअर टेम्परेचर रखेंगे तो हमारे पास ज्यादा ज्यादा यील्ड, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा NH3 का, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा अमाउंट होगी NH3 की, और हमारा प्राइमरी गोल यही है कि हम लोग को NH3 गैस चाहिए, तो हम लोग हायर टेम्परेचर क्यों यूज करते हैं 450 डिग्री सेल्सियस, वो इसलिए कि लोअर टेम्परेचर जो होगा, लोअर टेम्परेचर से क्या रिजल्ट होगा कि स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन होगा, स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि ये 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर होता है कि हम लोग अपनी रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अपना टेम्परेचर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम इसको लिखते हैं कि if a lower temperature is used, it favors the forward reaction जो है exo, forward reaction, so a higher yield of product would be made. ये मैंने बात की थी। तो हम लोग क्यों इस तरह यूज करते हैं, हम लोग हायर टेम्परेचर क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि a lower temperature will result in slower rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अब मेरी वीडियो देख ले, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन पे पूरी डिटेल में डिस्कशन की हुई है, ये इसी चैप्टर के अंदर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल और रीडॉक्स पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 450 डिग्री सेल्सियस इज अ कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर बिटवीन, अब किस चीज के दरमियान हमारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बिटवीन हैविंग अ लोअर यील्ड, मतलब कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर किस में, या तो हमें कम प्रोडक्ट मिलेगा या तो हम लोगों को प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे लेकिन स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सो इज अ कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर बिटवीन हैविंग अ लोअर यील्ड, यील्ड का मतलब होता है अमाउंट या प्रोडक्ट, अ लोअर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट मतलब लोअर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बट being made more quickly। सही है। सो ये हमारे पास टेम्परेचर का, ये हमारे पास टेम्परेचर का फैक्टर खत्म। क्या हम लोग, हमें पता है कि यार अगर हमारा जितना कम टेम्परेचर होगा उतना एक्सोथर्मिक साइड फेवर होगी, उतनी ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतनी ज्यादा NH3 बनेगी, लेकिन उससे क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिशंस कम होंगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिशंस कम होगी, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हमारा स्लो होगा, और जब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि ठीक है हमारा प्रोडक्ट कम बनेगा लेकिन हमारी रिएक्शन जल्दी होगी। ये हमारा पहला कंडीशन की डिस्कशन होगी। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि प्रेशर जो है वो होगा, प्रेशर होना चाहिए हमारा 200 ATM पे। मैं एक दफा फिर इधर रिएक्शन लिख देता हूँ कि आप लोगों को याद रहे और यहाँ से आपके रिएक्शन भी याद हो जाए। N2 plus 3H2 will give us 2NH3. N2 plus 3H2 will give us 2NH3. प्रेशर, अच्छा अब हमें पता है कि जो लोअर प्रेशर होता है वो फेवर करता है रिवर्स रिएक्शन को। हमने क्या कहा, हमने पढ़ी हुई है बात, हमने सारी बात पढ़ी हुई है पिछले वीडियो में कि जो लोअर प्रेशर होता है, जो लोअर प्रेशर होता है वो लोअर प्रेशर क्या करता है, मोर गैस मोल्स वाली साइड को फेवर करता है, बिकॉज वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स रिलेशन होता है।
ठीक है, जिसका प्रेशर कम होता है मतलब तो उनकी रिएक्टेंट ज्यादा है. सो लोअर प्रेशर would favor the reverse reaction as the system will try to increase the pressure by creating क्या more molecules on the reactant side, क्योंकि reverse क्या है हमारा, reactants है reverse. So by creating more molecules, so a higher yield of reactants would be made. लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें पता है कि हमें तो ये नहीं चाहिए. तो हम लोग को क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारे पास हायर प्रेशर हो. हायर प्रेशर होगी तो क्या होगा, लेस गैस मोल्स, मतलब लो वॉल्यूम वाली, जिसका कम वॉल्यूम है वो वाली साइड फेवर होगी, जो 2NH3 है, जो 2NH3 है. तो उससे हमारा क्या होगा कि जब प्रेशर हमारा ज्यादा होगा तो क्या करेंगे कि हम लोग, हमारा हायर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमें ज्यादा NH3 मिलेगा. लेकिन हम वो क्यों नहीं कर सकते, हम लोग इसलिए नहीं कर सकते कि हम लोगों को फिजिबिलिटी देखनी होती है. कि यार जितना हमारी कॉस्ट है उसके बाद हमें कुछ फिजिबल है कि नहीं. तो हम लोग जब प्रेशर ज्यादा करते हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और दूसरी चीज डेंजरस है, बहुत डेंजरस. जब इतने हाई प्रेशर के अंदर काम करना बहुत मुश्किल है. सो पहली बात हम लोग ने कर ली. नाउ हम लोग इसकी पूरी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि a higher pressure would favor the forward reaction as it will try to decrease the pressure. क्यों, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम को रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं. तो हमेशा क्या करते हैं, इट विल डू opposite to oppose the change. So it will try to decrease the pressure by creating less molecules, so a higher yield of product would be formed. लेकिन वही बात है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम लोग इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस के अंदर हम लोग को काम करना पड़ता है, बिकॉज हम लोगों को और भी केमिस्ट्री के अलावा और भी चीजें जिनको हम लोग ने देखनी होती है, अंडर कंसिडरेशन रखना होता है. तो हम क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं वी कैन नॉट इंक्रीज द प्रेशर एनी मोर कहां से, 200 ATM से हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज एज इंक्रीजिंग इन प्रेशर कैन बी डेंजरस, and expensive equipment is required. ठीक है. तो ये हमारे पास प्रेशर का मसला होता है कि हम लोग चाहते हैं कि जितना हायर प्रेशर होगा तो उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन हम लोग कॉम्प्रोमाइज प्रेशर करते हैं. किस पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लोगों की सेफ्टी पे और अपने बजट पे, अपनी फिजिबिलिटी पे. एंड लास्ट कंडीशन जो हम लोग ने डिस्कस करनी है वो है कैटलिस्ट्स. हम कहते हैं कि आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि हम लोगों ने कैटलिस्ट में क्या बात की थी, अगर आप हमारी कैटलिस्ट में हमने क्या बात की थी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो हम लोग ने कैटलिस्ट में कहा था कि इट इज सबस्ट्रेट पैसिफिक, मतलब कि वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, मतलब कि वो हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट चाहिए होता है. ठीक है. तो हम लोगों को इस रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए हमें आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट. अब करता क्या कैटलिस्ट, इट स्पीड्स अप द रिएक्शन. ये आप लोगों को पता होना चाहिए अब तक. इट स्पीड्स अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी.
तो इससे होता क्या है, इससे हमें क्या फायदा होता है इस रिएक्शन में यूज करने से, कि हमारी ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट कम हो जाती है. इट लोअर्स costs energy costs, so less energy is used. So less energy is used. ठीक है जी. इधर हमारे पास हेबर प्रोसेस की काम खत्म हो जाता है. अब हम लोग ने लास्ट चीज जो करनी है इस चैप्टर की, लास्ट चीज, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, वो है सल्फर. Alright, sulfur, our last main topic of this chapter. Sulfur क्या होता है? Sulfur is found in its elementary state underground. It is also a byproduct from the removal of sulfur from petroleum and natural gas. अब petroleum और हम इन सब की बातें organic chemistry में हम लोग करते हैं, and we'll get to that inshallah very soon. And it can also be obtained from its ores. अच्छा, अब सल्फर का यूज क्या होता है? सल्फर इज यूज्ड, सबसे इंपॉर्टेंटली इट इज यूज्ड इन मेकिंग H2SO4, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स यूज्ड अ लॉट इन इंडस्ट्रीज, और हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को काफी यूज करते हैं इन आवर कैटलिस्ट्स एंड एक्सेट्रा. फिर सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग रबर टायर्स मोर फ्लेक्सिबल. वो किस तरह? बाय हीटिंग वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. ठीक है, और किसके साथ हीट कराते हैं? सल्फर के साथ. ऑलराइट, देन वी डिस्कस सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है कि इट कैन बी मेड बाय एक मिनट, ओके, इट कैन बी मेड बाय बर्निंग सल्फर इन एयर. मेरी कॉल आ गई थी. सो ये जो है ना, बर्निंग सल्फर इन एयर, दिस इज द फर्स्ट मेथड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अच्छा, अब इसके यूजेस क्या होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, कि हम उसको ब्लीच में यूज करते हैं. इट इज यूज्ड एज ब्लीच इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड पल्प, फॉर पेपर, एंड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फूड एंड ड्रिंक्स, किलिंग बैक्टीरिया. हम लोग ना फूड्स के अंदर सल्फाइड्स डालते हैं, ITES, सल्फाइड्स डालते हैं फूड के अंदर, एंड ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इन एसिडिक कंडीशंस. एन एसिडिक कंडीशन. ये सारी चीजें, इसमें अंडरस्टैंडिंग कितनी चीजें नहीं है, मेमोराइजेशन इज इंपॉर्टेंट. और इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो हम लोग अब डिस्कस करने लगे हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं हम H2SO4. So it is synthesized by contact process which uses sulfur and oxygen किससे? From air, and is done in 3 distinct stages की मैंने स्क्रीनशॉट्स डाली हुई हैं, हम उस पर डिस्कशन करते हैं. अच्छा, जब हम कहते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये एयर एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका एक टेस्ट होता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है एयर के अंदर. We'll get into that later. अच्छा, स्टेज 1 सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फर की. देखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. अब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये क्या चीजें हैं? ये हमारा आखिरी जो चीज है ना इस चैप्टर के अंदर आखिरी चीज जो है ना, वो टॉपिक जो है वो रीडॉक्स है, जो हम लोग इंशाल्लाह ताला इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी, तो उसके अंदर हम लोग ने ज्यादा डिटेल में बात की थी. तो सबसे पहला क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर है. यहाँ से क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया. ठीक है, ये यहाँ से क्या हुआ है कि अब क्या है, द मेन स्टेज इज, अब स्टेज 2 क्या है, द मेन स्टेज इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में जा रहे हैं, और ये क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये रिवर्सिबल है. तो अभी क्या हो रहा है, यूजिंग अ V2O5 कैटलिस्ट. V2O5 होता है वेनेडियम ऑक्साइड. वेनेडियम क्या एक ट्रांजिशन मेटल है, तो वेनेडियम ऑक्साइड, इसका जो ऑक्साइड है, ये हम कैटलिस्ट यूज करते हैं. तो ये हमारी कंडीशन नंबर 1 होती है स्टेज की. और फिर दूसरी कंडीशन होती है टेम्परेचर 450 डिग्री, जो मैंने पिछली वीडियो जो हम लोग ने बनाई थी हेबर प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर भी मैंने सारी चीजें डिटेल से बात की हुई है कि ये कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर होता है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ये कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर होता है. और फिर हमने कहा प्रेशर, ये भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं. क्यों? बिकॉज हम लोगों को अपने हेल्थ सेफ्टी और अपनी एक्सपेंसेस को देखना होता है. ठीक है. एंड स्टेज 3 क्या है कि जब ये स्टेज हो जाता है,
सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर और एक थिक लिक्विड बनाती है जिसको हम ओलियम कहते हैं, ओलियम। ये टर्म्स याद रखना जरूरी है, ओलियम और ये सारी चीजें, क्योंकि अक्सर हमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस सिर्फ याद होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है ना, ये हम लोग ने सारी रिवर्सिबल रिएक्शन की बातें, इट्स नॉट क्या कहते हैं कोई नई चीज। ये इसकी रिएक्शन होती है SO3 प्लस H2SO4, सल्फर ट्राइऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है ओलियम। तो क्या इट इज नॉट एब्सॉर्ब्ड इनटू वाटर बिकॉज अ फाइन मिस्ट of sulfuric acid would be produced and this would be difficult to condense and is also highly dangerous. Oleum is added to water to form concentrated sulfuric acid. ठीक है, concentrated sulfuric acid हमारे साथ ओलियम के साथ जब हम वाटर को करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है। ओके, नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहली देयर स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक क्या है? एसिड, वो एसिड जिसके अंदर दो हाइड्रोजन के आयन हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, जो रिप्लेसेबल होते हैं और वो किससे होते हैं? बाय मेटल। तो हम लोग ने इसकी सबसे पहले पढ़ी कि यार मेटल के साथ एसिड ने रिएक्ट किया तो ये इसको डिस्प्लेस कर दिया और MgSO4 प्लस H2। अब हम कहते हैं कि ये सिमिलर मैनर पे ना हमारी रिएक्शन विद ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स के अंदर भी सेम चीजें हम देखते हैं कि H2SO4 जो है उसका हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है विद समथिंग एल्स, विद मेटल, चाहे वो ऑक्साइड हो या कार्बोनेट हो, जो मेटल होगा ना वो कर लेगा। ठीक है, तो मेटल क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन आयंस को। और ये नई बात नहीं है, ये हमारे लिए नई बात नहीं है, हमने एसिड एंड बेसिस के अंदर ही क्लियरली डिस्कस किए हुए हैं कि कार्बोनेट्स का, सोडियम कार्बोनेट है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या बनेगा? हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट बनेगा। ये भी सॉल्ट है, ये सारी सॉल्ट हमने एसिड बेसिस के अंदर ये रिएक्शंस पढ़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज कोरोसिव एंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने एज ऑफ नाउ रिडॉक्स नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन रिडॉक्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है, हम उसके अंदर तसल्ली से आराम से बात करेंगे। तो मैं अभी बता देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, बट डू नॉट बी कंफ्यूज, हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो खुद इटसेल्फ रिड्यूस हो जाए और अगले को ऑक्सीडाइज कर दे, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, देन वी सेड concentrated H2SO4 is a very powerful dehydrating agent. Dehydrating का क्या मतलब? They are good at removing water from other compounds. और इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है कि जब हम लोग H2SO4 को मिक्स करते हैं शुगर के साथ, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज के साथ, शुगर के साथ, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? वो वाटर मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज के, इसके, शुगर के वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कम करता रहेगा क्योंकि डाइल्यूटेड है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता रहेगा? वो डाइल्यूटेड होता रहेगा और पीछे कार्बन को कॉन्सेंट्रेट करता रहेगा। खाली कार्बन जब रह जाएगा ना तो एक ब्लैक टावर बन जाएगा। आई नो अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसकी एक इमेज है, यहाँ से आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा कि हमने देखो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ग्लूकोज, उसके अंदर हमने पानी डाला तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ग्लूकोज हो गया। तो विद टाइम क्या हो रहा है? हमने कार्बन से हम क्या करें? डिहाइड्रेट कर रहे हैं कार्बन को, तो कार्बन कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है क्योंकि उसमें से पानी कम हो रहा है, तो कार्बन क्या हो रहा है? ब्लैक हो रहा है और एट द एंड ये जब बन जाता है ना ये चीज, इसको हम लोग ब्लैक टावर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक टावर। नाउ आखिरी चीज जो हमारी रह गई है वो है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहली चीज, सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे पास यूज होता है इन dilute solution used as catalyst in many organic reaction। अगेन जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे उसमें हम ज़्यादा फर्दर डिटेल में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल एस्टरिफिकेशन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोसेस है जिसके अंदर H2SO4 इज अ कैटलिस्ट। लेकिन बहुत सारे रिएक्शन इस तरह के भी होते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल KMnO4 की एक रिएक्शन होती है, KMnO4 क्या, पोटेशियम मैंगनेट, तो वो क्या होता है? एसिडिफाइड होता है, वो डाइल्यूटेड होता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो काफी चीजें इस तरह होती हैं जो डाइल्यूट होती हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर टू वर्क एज अ कैटलिस्ट, उनको एसिडिफाइड करना पड़ता है। ठीक है, एनीवेज हम उसको आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अभी आप कंफ्यूज ना हो, एस्टरिफिकेशन क्या होता है सब कुछ छोड़ दें। ओके, सो सबसे पहला यूज किया इन डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज्ड एज कैटलिस्ट इन मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस।
फिर एक concentrated H2SO4 is used in car batteries, fertilizers, soaps, detergents and production of paint and dyes. इस पूरे चैप्टर सल्फर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो हमारी कांटेक्ट प्रोसेस है। कांटेक्ट प्रोसेस को याद करना है, इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज आती है तो वो कांटेक्ट प्रोसेस और उसकी स्टेजेस आते हैं, और बाकी सारी चीजों की मेमोराइजेशन है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल है तो उसके बस हम लोग को याद करना है सल्फ्यूरिक एसिड की यूजेस, ठीक है। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं, जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं वो सारी अंडरस्टैंडिंग वाली हैं और उसको याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो समझने वाली चीज है वो मैंने समझा दी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड ये एग्जाम्पल अगर आप लोगों को समझ आ गई हो सो ऑल गुड एंड वेल, नहीं तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए देयर इज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर आवर चैप्टर। हमने रिवर्सिबल कर लिए। हमने उसके अंदर क्या डिस्कस किया? डायनामिक इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंडेंट है, जिस पे मतलब कंसंट्रेशन, जो भी हम लोग ने रिवर्सिबल रिएक्शन पिछली वीडियो में डिस्कस किया, हेबर प्रोसेस किया और सल्फर किया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई भी क्यूरीज हैं सो without hesitation drop comments and inshallah I'll reply as soon as possible. We'll meet inshallah and I'll come up with a new video और हम फिर उस पे नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली redox पे।